मजदूर काम करके जा चुके थे। शाम के साए फैले जरूर थे मगर गहरे नहीं हुए थे। रहमत ऊपर आ गई। वो ये देखने आई थी कि तामीरात का काम कहाँ तक पहुँचा। हमजा ने रकम का बंदोबस्त कर ही लिया था। फिर वो ऐसा काम करवा रहा था कि जिसमें हल्दी फटकड़ी कम से कम लगे और रंग चोखा आ जाए। तो रहमत की तजवीज़ की बदौलत कुछ इसी तरह मुमकिन हो गया था। रहमत ऊपर आई तो घूम फिर के जायज़ा लेने लगी। छत अब खुली छत नहीं रही थी, उसे ढक दिया गया था और नीचे से एक पूरे और वसीओ अरीज हाल की शक्ल दी जा रही थी। वो घूम फिर कर इधर उधर जायज़ा लेती रही, फिर थक कर एक जगह टिक गई। चलो किसी के तो ख्वाब पूरे हों, यासियत में घिरी सोच रही थी। बार बार उसे नेमत का ख्याल आ रहा था। दादी को जल्दी थी, वो जो कुछ कर रही थी और करना चाह रही थी उसके लिए उनके अपने दलाइल थे। वो उम्र रसीदा, तजर्बाकार और जहाँ दीदा खातून थी। जिंदगी और लोगों को बरतने का एक वसी तजर्बा था उनके पास। वो हकीकत पसंद थी, बेरहमी की हद तक हकीकत पसंद। वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती थी, मगर नो उम्र लड़कियों के दिल तो ख्वाबों की ताल पे ही धड़कते थे। उनकी आंखों को ख्वाब देखने से कोई कैसे रोक सकता था। अच्छे गुमान और उम्मीद से भरे दिल उनके कीमती असासे थे। दुनिया और लोगों के बाज़ मामलात, कायदे कानून, तौर तरीके और रस्म रिवाज बहुत तकलीफ देह और जालिम हैं, खुसूसन लड़कियों के लिए। और जितनी तकलीफ बेटियां उठाती हैं, इससे कहीं ज़्यादा दिल उनकी माओं के दुखते हैं। फिक्र और परेशानी के आसेब बापों के दिलों को भी अपने घेरे में लिए रहते हैं, जिसे वो कभी कभी अपने रोब और सख्त गिरी के पर्दों में छुपा लेते हैं। रहमत बहुत कुछ सोच रही थी। एक लड़की की काबिलियत, सलाहियत, मेहनत, अच्छी सीरत कभी उसकी गहरी रंगत में खो जाती है, कहीं उसके पहाड़ तले वजूद में छुप जाती है, तो कभी पसमानदगी और गुर्बत उसकी अच्छाइयों और खूबियों को निगल लेती है। जिंदगी की हकीकत कितनी संगलाख और सफाक सही। लड़कियों की आंखें खुशरंग ख्वाब देखने से बाज नहीं आती। नेमत के आंसू माँ को और बहनों को तकलीफ दे रहे थे, मगर किसी के बस में कुछ ना था। अम्मी ने एतराज़ और इनकार की जुर्रत करने की कोशिश की, मगर दादी के दलाइल ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया। आगे उम्र और बढ़ जाएगी तो इससे बेहतर कोई मिलेगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अम्मा। अम्मी तो ढह सी गई। अच्छी उम्मीद और खुश फहमी में फ़र्क होता है, दादी की अपनी एक मंतक थी। रहमत कितनी ही देर अपनी सोचों में गुम बैठी रही। शाम के साए गहरे और तवील हो रहे थे, उसके ख्यालात और हालात की तरह। अपने ख्यालात में महव उसे पता भी नहीं चला हमजा कब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और उसके सामने खड़ा था। तुम इस वक्त क्या कर रही हो इधर? मगरिब होने वाली है, वो हैरान होकर पूछ रहा था। मैं बस नीचे ही जा रही हूँ, देखने आई थी तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। रहमत उठ खड़ी हुई। तकरीबन हो ही गया, वैसे तुम्हारा आइडिया काम कर गया। फिर भी हम लड़कियों की कोई कदर ही नहीं, बेअख्तियार रहमत की जुबान से फिसला। अरे ऐसी क्या बात है, मेरे दिल से पूछो, कितनी कदर कीमत है तुम्हारी? हमजा बेअख्तियार हंसा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जिम में लड़कियां भी एक्सरसाइज कर सकती हैं ना? बिल्कुल, लड़कों से अलग टाइमिंग होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे इलाके की लड़कियां यहाँ आएंगी। इधर अभी इतना रुझान है नहीं। इलाके की लड़कियों की कौन बात कर रहा है? मैं तो नेमत की बात कर रही हूँ। अगर वो बाकायदगी से एक्सरसाइज करे तो कितने अरसे में वज़न कम हो सकता है। रहमत को अनोखे अनोखे ख्याल आते ही रहते थे। सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलता, डाइट प्लान भी बहुत अहम होता है। मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत की जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है, हमजा ने संजीदगी से कहा। और सिर्फ नेमत ही क्यों, वो जो हमारा भोलू पहलवान है बिलाल, उसे भी एक्सरसाइज करवानी है, दोनों ही एक जैसे हैं। हाँ, रहमत ने उसकी बात पे ध्यान दिए बगैर असबात में सर हिलाया। उसे एक और ख्याल आया था। मैं सोच रही थी
کہ ایکسرسائز کے لیے لڑکیاں اور خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ تم کسی ٹرینڈ لڑکی کو رکھ لو، اپنی صنف کو دیکھ کر خواتین آسانی سے آ جائیں گی، لڑکے بھی خوشی خوشی آئیں گے۔ حمزہ نے ٹکڑا لگایا۔ فضا میں پرندوں کی چہکار گونجنے لگی تھی۔ گھروں کو واپس لوٹتے پنچھی آسمان کی پنہائیوں میں پرواز کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں، اذانیں ہونے والی ہیں۔ رحمت دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑھ گیا۔ کومل سہیلی بھی تھی اور پیٹ کی ہلکی بھی۔ بات کسی کی بھی ہو، کہیں کی بھی ہو، کسی کے متعلق وہ اپنے دل میں یا پیٹ میں نہیں رکھتی تھی۔ الفت سے تو خاص طور پر وہ کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ الفت کے پاس آ کر معمول کے مطابق چپکے چپکے اس سے ادھر ادھر کی ساری باتیں کی اور چلی گئی۔ اس ادھر ادھر کی باتوں میں اوپر کی بھی ایک خاص بات تھی جو اس نے بے حد عام سے انداز میں الفت کے گوش گزار کی۔ امی نے وچولن سے بلال بھائی کے لیے کوئی لڑکی دیکھنے کو کہا تھا، اور حمزہ بھائی کے لیے۔ حمزہ بھائی نے تو منع کر دیا کہ ابھی وہ فی الحال اپنا کام سیٹ کر رہے ہیں، ابھی شادی وادی اور رشتے کے چکر سے انہیں دور رکھیں۔ بلال بھائی فوراً راضی ہو گئے۔ امی سے بولے کہ ادھر ادھر لڑکی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں لڑکی موجود ہے، اسے دیکھ لیں۔ کون؟ الفت بے اختیار چونکی۔ نعمت اور کون؟ بھائی کہہ رہے تھے کہ اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے، چٹنی بھی بناتی ہے تو ذائقے دار ہوتی ہے۔ ہائے، الفت کے دل میں گدگدی ہوئی، وہی کہانیوں والی سچویشن۔ پھر اس نے بڑی بے چینی سے آگے کا حال دریافت کیا۔ پھر کیا؟ امی نے کہا کہ وہ تو تم سے 2 مہینے بڑی ہے اور موٹی بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کے لیے کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملی۔ اچھا، الفت بیچاری مایوس ہو گئی۔ یہ تو بالکل ہی کہانیوں والی سچویشن ہے، ظالم سماج، بلکہ ویلن بیچ میں آ گیا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے بھی امی کی بات اچھی نہیں لگی، مگر بھائی خود ہی چپ ہو گئے تو میں بھی خاموش رہی۔ اگر انہیں انٹرسٹ ہے نعمت میں تو تھوڑی سی فائٹ تو کرنی چاہیے تھی نا، وہ تو خاموشی سے چلے گئے۔ کومل یہ قصہ ختم کر کے اب ایک اور نیا قصہ شروع کر رہی تھی۔ رحمت تک بات پہنچ گئی۔ اچھا، 2 مہینے بڑی ہے تو کیا ہوا؟ دنیا بھر کی کئی مشہور خواتین اپنے اپنے میاؤں سے بڑی ہی ہیں۔ پالک کی گڈی بنا کر کاٹتے ہوئے وہ اتنے زور سے بول رہی تھی کہ اوپر آواز نہ جائے، مگر سامنے بیٹھے بلال تک ضرور پہنچ جائے، جس نے 4 آلو اپنے کچن سے لا کر نعمت کو دیے تھے کہ ان کی کتلیاں بنا دے۔ اس کی ترکاری پک رہی تھی اور وہ انتظار میں بیٹھا تھا۔ ادھر رحمت کھٹا کھٹ سبزی کاٹ رہی تھی اور چھری کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ اب لیڈی ڈیانا کی دونوں بہوؤں کو دیکھ لو، دونوں اپنے اپنے میاؤں سے بڑی ہیں، ایشوریا رائے اور انوشکا شرما بھی، اور وہ جو ابھی منگنی ہوئی ہے پرینکا چوپڑا اور نک جونس کی، وہ تو 10 سال چھوٹا ہے۔ رحمت کو اس وقت ساری مثالیں یاد آ رہی تھیں۔ پاکستان کی بھی کوئی مثال ہے یا نہیں؟ بلال جھنجھلایا۔ امی کو بتانے کے لیے کچھ تو ہو۔ پاکستان کی؟ ہاں، کیوں نہیں، ہوگی، ضرور ہوگی، بلکہ ہونی چاہیے۔ رحمت کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ شوبز سے لے کر کرکٹ، سارے مشہور کپلز جو یاد آ رہے تھے کھنگال لیے، مگر ایسی کوئی مثال ذہن میں نہیں آئی۔ اوفو، وہ جھنجھلائی۔ اچانک دماغ میں ایک نام چمکا، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک۔ نہیں بھائی، وہ تو شعیب ملک کے چہرے پہ ہی اتنی معصومیت بھری بیچارگی ہر وقت چھائی رہتی ہے، اس لیے وہ چھوٹا لگتا ہے۔ الفت نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ہاں، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ٹی وی ایکٹریس کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے میاں سے بڑی ہے، میں نے مارننگ شو میں دیکھا تھا، دونوں آئے تھے، نام یاد نہیں آ رہا۔ رحمت اپنے ذہن پر زور دے دے کر تھک گئی تھی۔ مارننگ شو میں دیکھا تھا، پھر تو امی کو ضرور یاد ہوگا، وہ تو کوئی مارننگ شو نہیں چھوڑتی، ریپیٹ میں بھی دیکھتی ہیں، بلال نے اطمینان سے کہا۔ 1 درجن سے زیادہ مارننگ شوز آتے ہیں روزانہ ٹی وی پر، اب پتہ نہیں کس پر آیا تھا۔ رحمت نے تشویش کا اظہار کیا، مگر بلال کو کوئی خاص تشویش نہیں تھی۔ دراصل وہ اتنا بھونڈو بھی نہیں تھا جتنا کہ نظر آتا تھا، تھوڑی بہت عقل تھی اس میں، جسے استعمال کرتے ہوئے اس نے ماں سے زیادہ بحث کرنے کی کوشش نہیں۔
اس کے بجائے وہ سیدھا باپ کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں اپنی عرض داشت پیش کی۔ بھتیجی کا معاملہ تھا، خون نے جوش مارا۔ انہوں نے بیٹے کو یقین دلا دیا تھا کہ بیگم صاحبہ کو راضی کر کے اس کی نیا ضرور پار لگا دیں گے۔ نعمت اس ساری کہانی سے بے خبر، بجھے بجھے دل سے زیرے اور کلونجی کے بگار والی ترکاری تیار کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ ہاں، رحمت کی آواز ضرور اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو رحمت بالکل ہی فضول باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ اتوار کو دادی اور امی ابو کو دانش صاحب کے ہاں جانا تھا۔ اتوار آنے میں ابھی ایک دن باقی تھا کہ اوپر سے چچا اور چچی نیچے اتر کر دادی اور بھائی بھاوج کے پاس آ گئے اور نعمت کے لیے دستے سوال دراز کیا۔ گھر بھر میں پل بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نعمت گشتے بدناں تھی۔ اس بھونتو نے کبھی کوئی ہنٹ تک نہیں دیا تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرنے والا ہے۔ الفت حیران تھی، کہانیوں میں تو اتنی جلدی مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ ظالم سماج تو بڑا ہی نرم دل یا بزدل نکلا، فوراً ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ رحمت بھی خوش تھی۔ لگتا ہے میری تقریر کام آ گئی ہے، اس نے خوش فہم ہو کر سوچا۔ دادی بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹے بہو سے باتیں کر رہی تھی۔ تمنا تو میری بھی تھی کہ گھر کی لڑکیاں گھر میں کھپ جائیں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ لڑکے تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان سے زور زبردستی کون کر سکتا ہے۔ چلو خیر، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہم پہ کرم کیا۔ مجھے اس لڑکی کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ دادی کی سخت گیری اور جلد بازی کے پیچھے جو محبت اور فکر چھپی تھی وہ اب محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں رشتوں کے معاملے میں الٹی گنتی چل رہی ہے، پہلے الفت، پھر نعمت، اب رحمت کی باری ہے۔ کومل نیچے آئی ہوئی تھی، رشتے اور شادیوں پہ تبصرے ہو رہے تھے۔ اب دیکھو رحمت بی کا نصیب کس سے ٹکراتا ہے۔ دور دیس کا کوئی شہزادہ کیا آئے گا، کوئی نہ کوئی شریف انسان تو دنیا میں آیا ہی ہوگا، مجھ ناچیز کے لیے بھی۔ کبھی کبھی خوشیاں ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں، وقت آنے پر مل ہی جاتی ہیں۔ رحمت اپنے سوٹ کی کٹنگ کر رہی تھی، جواب دے کر دوبارہ اپنے جوڑے پر جھک گئی۔ چاک سے نشان لگا رہی تھی کہ کانوں میں مانوس سی آواز آئی، ذرا اس کی کڑاہی بنا دینا، 2 گھنٹے بعد لینے آؤں گا۔ بلال صاحب چکن کی تھیلی نعمت کو پکڑا رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رحمت نے اسے گھورا۔ یہ چکن دینے آیا تھا۔ کیوں؟ بلال حیران ہوا۔ اب تمہارا نیچے آنا منع ہے، جو بھی کام ہو کومل سے کہلوا دیا کرو۔ رحمت نے از حد سنجیدہ منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، میرا نیچے آنا منع ہے تو اسے اوپر بھیج دیا کرو، وہ تو منع نہیں ہے نا۔ چہرہ تو بلال کا بھی سنجیدہ ہی تھا، مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ارے تمہارے منہ میں تو زبان بھی آ گئی۔ زبان تو پہلے بھی تھی، استعمال کم کرتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد آ جاؤں؟ رحمت کو جواب دے کر وہ نعمت سے مخاطب ہوا۔ ہاں۔ نعمت نے اثبات میں سر ہلایا، اس کے سامنے چہرے پر سرخی چھا رہی تھی۔ بلال کی نظریں اور انداز بہت الگ، بہت مختلف تھے۔ رحمت نے بہت احتیاط سے سوٹ کی کٹنگ مکمل کی تھی۔ بلال کے جانے کے بعد نعمت کچن میں چلی گئی۔ الفت اور کومل ہمیشہ کی طرح سر جوڑے آپس میں لگی ہوئی تھیں۔ گھر میں آنے والی نئی خوشی کا ذائقہ ابھی تازہ ہی تھا کہ دادی اچانک بیمار پڑ گئیں۔ اچانک پڑنے والے دل کے دورے نے سارے قصبہ نکال دیے تھے، وہ تو بستر کی ہو کر رہ گئی تھیں، خاموش لیٹی جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھیں۔ دادی کی زبان شکر ادا کرتی ہوگی کہ بیماری کے بہانے کچھ ریسٹ ملا، الفت نے چپکے سے بہنوں کے سامنے کہا۔ بدتمیز، نعمت اسے تنبیہ کر رہی تھی، مگر ہنسی آ گئی۔ رحمت نے البتہ سنجیدگی سے گھور کر دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ دادی کے کمرے کا شیلف صاف کر کے سارا سامان ہٹا دیتی ہوں، ایویں ہر مہینے ساری چیزیں اتار کر دھونا پڑتی ہیں اور صاف کر کے رکھنی پڑتی ہیں۔ مصرف تو کوئی ہے نہیں ان پرانے برتنوں کا۔ الفت نے شوشہ چھوڑا۔ ان کی جان ہے اپنے جہیز کے سامان میں، کھا جائیں گی تمہیں، نعمت نے ڈرایا۔ کوئی نہیں، جب سے بیمار ہوئی ہیں چپ چاپ ایک طرف پڑی رہتی ہیں، اب تو کسی چیز میں دلچسپی باقی نہیں رہی ان کی۔ الفت کا تجزیہ ٹھیک تھا، مگر رحمت نے ٹوک دیا۔ ان چیزوں سے ان کی جذباتی وابستگی ہے، جیسے دکھتی ہیں ایسے ہی رہنے دو، ہٹاؤ گی تو انہیں تکلیف ہوگی۔
ये जज्बाती वाबस्तगियाँ भी बड़ा गज़ब ढाती हैं। नेमत को कुछ ख्याल आया। दादी को अपने वालिदैन से जज्बाती वाबस्तगी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अपने पोतों के नाम इन्हीं पे रखें। चची ने इस सारे मामले में उनकी एक नहीं चलने दी, तो वो सारी मोहब्बतों का पहाड़ हम पे टूट पड़ा। दादी ने वो दोनों मुहतरम नाम हम दोनों बहनों को बख्श दिए। स्कूल कॉलेज में हर दूसरी बंदी यही सवाल ज़रूर करती थी, तुम्हारे नाम किसने रखे? उसका नाम तो फिर भी बेहतर है, कम से कम 18वीं सदी का तो नहीं लगता। उसने बोलते बोलते उल्फत की तरफ इशारा किया। कोई नहीं, वो तो जैसे तड़प उठी। लड़कियां इतना मजाक बनाती थी मेरा। 2-4 की टोली आती और मुझसे पूछती, तुम उल्फत हो ना? मैं जैसे ही हाँ में सर हिलाती, आगे से फौरन सवाल होता, किसकी? और ठट्ठे लगाती हुई गायब हो जाती। इतना गुस्सा आता था अपने नाम पर, क्या बताऊं। उल्फत भी भरी बैठी थी। अब इतने बुरे नाम भी नहीं हैं, मायने तो अच्छे हैं। इन नए नवेले नामों से तो बेहतर हैं, जिनका मतलब तो रखने वालों को भी मालूम नहीं और बोलने वालों की जुबान सौ बल खा जाती है। रहमत ने दोनों को घुरका। नसीब अच्छे होने चाहिए, नाम नए हों या पुराने क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी आजकल पुराने नाम रखने का फैशन है। रहमत ने मजीद कहा। दोनों कान दबाती खामोशी से सिटक गईं। जितनी देर बैठी रहती लेक्चर सुनना पड़ता। वैसे ये बात नहीं थी कि वो कोई बदतमीज़ या गुस्ताख किस्म की पोतियाँ थीं। बस कभी कभी बेधड़क बोल जाती, बगैर सोचे समझे। और फिर जब रहमत के लेक्चर शुरू होते तो अगली बार अपनी ज़ुबान को काबू रखने का अहद करती। सिदरा अपने शौहर के साथ दादी की इयादत के लिए आई थी। वैसे वो दादी की बीमारी के दौरान अस्पताल भी गई थी उन्हें देखने, फिर घर भी आई थी। अब कुछ दिन बाद फिर उनकी तबीयत और खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। शौहर अच्छा था, हंसमुख था, सबके साथ मिनटों में घुल मिल जाता। अब भी दादी के पास बैठा मज़े से उनके साथ बातें कर रहा था। सिदरा उठकर लड़कियों के पास आ गई जो उसकी खातर मदारात के लिए एहतमाम कर रही थी। सिदरा आपी, आने से पहले फ़ोन कर देती, हम कुछ बना लेते। उल्फत साहिबा अपनी कज़न कम नंद की खातरदारी में पेश पेश थी। अभी तो तुम नेमत से सीखो, जब हमारे घर आ जाओगी फिर बताकर भी आएंगे और फरमाइश करके भी पकवाएंगे। सिदरा की बात और मुस्कुराहट दोनों बड़ी शरीर थीं। उल्फत शर्मा गई, बाकी सब हंस पड़ी। नेमत जल्दी जल्दी दही फुल्कियाँ बना रही थी। चटनी वगैरह बनाने में उल्फत उसकी मदद कर रही थी। रहमत सिदरा को लेकर कमरे में आ गई। और तुम सुनाओ, कहीं कोई बात बनी या नहीं? सिदरा की जब से अपनी शादी हुई थी उसे बाकी लड़कियों की फिक्र लग गई थी। कॉटन का महंगा और नफीस जोड़ा पहने, हल्का फुल्का जेवर और वैसा ही मेकअप, वो बहुत अच्छी लग रही थी। जब नसीब में होगी हो जाएगी, रहमत ने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे भी अभी तो सारी तवज्जो और फिक्र दादी की तरफ लगी हुई है। हाँ ये तो है, सिदरा ने हाँ में हाँ मिलाई। लोग भी कुछ देखकर ही आते हैं। अब ढंग का कोई ड्राइंग रूम तक तो है नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि दादी को ऊपर चची के पोर्शन में शिफ्ट कर दें और इस कमरे को ड्राइंग रूम बना लेंगे। कुछ रकम तो खर्च होगी, मगर मेहमानों को बिठाने की अच्छी जगह बन जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सिदरा ने हैरत से रहमत को देखा। अगर घर और ड्राइंग रूम्स देखकर लड़कियों की शादियां होती तो पोश इलाकों के किसी बंगले में कोई लड़की रिश्ते के इंतज़ार में ना बैठी होती, सबकी शादियां हो गई होती। मगर ये मसाइल तो वहाँ भी हैं, हर जगह हैं। ये तो नसीब के खेल हैं। इस घर में 3 लड़कियों के रिश्ते हो चुके हैं, वो क्या ड्राइंग रूम देखकर हुए हैं? फिर भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बोल जाती हैं, स्पेशली जब अम्मी को बातें सुनाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। मेरा मेरा ख्याल है कि अब फहमीदा चची को भी उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक उम्र हो गई, हमारी अम्मी ही उन्हें संभाल रही हैं, बल्कि भुगत रही हैं। रहमत की ज़ुबान इस वक्त बिल्कुल दादी की ज़ुबान की तरह चल रही थी। बड़ी बेजार हो गई हो तुम नानी जान से। कहीं इधर उधर करने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अम्मी से कहूँगी, हम नानी को अपने घर ले आएंगे, वहाँ रह लेंगी। वैसे भी तुम लोगों ने बहुत खिदमतें कर लीं, अब हमारी बारी है। सिदरा का लबो लहजा गवाही दे रहा था कि उसे रहमत की बातें बुरी लगी हैं। अपने घर में कहाँ रखोगी? वहाँ इतनी जगह होती तो अपनी दादी को अकेली ऊपर फेंकने के बजाय अपने साथ ना रख लेते तुम लोग। रहमत अब आई थी असल बात पर। वो तो वो तो अलग बात है।
सिदरा से कोई जवाब न बन पड़ा। उसने बात बनाने की, वो अलग बात यह है कि वो तुम्हारी दादी हैं। उनके मुतालिक तुम्हारी फीलिंग्स वो नहीं हैं जो अपनी नानी के मुतालिक हैं, और इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। तुमने बचपन से उनका रवैया अपनी अम्मी के साथ वैसा ही देखा है जैसा रिवायती सासों का हमारे मुआशरे में होता है, और जो कुछ उनके साथ सलूक है वो भी अजीब नहीं। जब बहुएं ताकतवर हो जाएं तो सास का तख्ता उलट देती हैं और मजलूम से जालिम की सफ में शामिल हो जाती हैं। ये भी हमारे मुआशरे का अमूमी रवैया है। कोई कोई बहू इतनी आला ज़र्फ होती है कि बुढ़ापे और कमज़ोरी की हालत में उस औरत से अच्छा सलूक करे जिसने सारी ज़िंदगी उसे बेहद परेशान किया हो। तुम कहना क्या चाहती हो? सिदरा अब उलझ रही थी। सिर्फ इतना कि अपनी दादी के लिए भी वैसे ही सोचो जैसे नानी के लिए सोच रही हो। उन्हें सबसे अलग थलग कैदे तन्हाई में रख कर फुफो का बदला तो शायद पूरा हो जाएगा, मगर अल्लाह जाने आगे इस बदले का क्या बदला मिले। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने दादी के मुतालिक ऐसी बातें की हैं। अब तुम फुफो को समझाओ। तुम उन्हें अच्छी तरह कन्विंस कर सकती हो, ये बात मनवा सकती हो। औरत हो या मर्द, उसकी सबसे बड़ी खुशी अपना बुढ़ापा अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ गुजारना है। अपनी दादी को इस खुशी से महरूम मत करो। ठीक है, मैं अम्मी को समझाऊंगी, बल्कि पूरी कोशिश करूंगी कि वो दादी जान को नीचे ही शिफ्ट कर लें। सिदरा की समझ में बात आ गई थी। उसने वादा किया। शुक्रिया। रहमत खुश हो गई। फुफो की सास को इस तरह गोशे तन्हाई में देखकर और उनकी बातें सुनकर रहमत का हसास दिल बहुत दुखी हुआ था। बहुत सोचने के बाद बिलाखिर दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। वो डायरेक्ट फुफो को नहीं समझा सकती थी। वो कोई भी रद्द अमल जाहिर कर सकती थी, भड़क भी सकती थी और हंसकर टाल भी सकती थी, मगर सिदरा की समझ में अगर बात आ गई तो वो अपनी अम्मी से अपनी बात मनवा लेगी। रहमत अपने ख्यालात में गुम थी और सिदरा वो भी खामोश बैठी थी। तुम क्या सोच रही हो? इतनी चुप बैठी हो, मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? रहमत ने कुछ बेचैन होकर उसे देखा। नहीं, सिदरा ने नफी में सर हिलाया। बल्कि मैं सोच रही थी कि दादी पोती या पोते का रिश्ता अपनी जगह एक अलग नोयत और अलग अहमियत रखता है। बच्चे अमूमन इस रिश्ते को अपनी माँ की ऐनक से देखते हैं। हमारी माँओं की सोच और रवैये इस रिश्ते पर असरअंदाज होते हैं, वरना हम पर उनका जो हक है और जो हमारा फ़र्ज़ है वो अपनी जगह है। हम उसे तो पूरा कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ। रहमत ने उसकी तायद की। बल्कि तुम तो अमल भी करती हो। मैंने देखा है कई बार तुम्हें। तुम नानी जान के मामले में कितना दरगुजर और बर्दाश्त से काम लेती हो। सिदरा ने खुले दिल से एतराफ़ किया। ठहरो, मुझे सोचने दो। अब मैं तुम्हारी शान में क्या बयान करूं? रहमत और वो दोनों मुस्कुरा रही थीं जब नेमत अंदर दाखिल हुई। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन क्या खुफिया मीटिंग कर रही हैं? वो इन दोनों को मुस्कुराता देखकर नेमत कुछ मुश्किल हुई। हम रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे थे, सिदरा ने जवाब दिया। हैं? कोई रिश्ता देखा है रहमत के लिए? नेमत पुरजोश हुई। रिश्ता तो पहले से मौजूद है, देखा भाला है, बस इसे जोड़कर और मजबूत करना है। सिदरा की मुस्कुराहट और मायनी खेज हो गई। क्या मतलब? नेमत ने कुछ परेशान होकर दोनों को देखा। अरे कोई मतलब नहीं, ये मोहतरमा मजाक कर रही हैं। रहमत ने जल्दी से वजाहत की। अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि दादी के कमरे में नाश्ता लगवा दिया है, आप दोनों आ जाएं। चलो भाई, नेमत के हाथ के दही भल्ले खाएं। सिदरा खड़ी हो गई। दोनों दादी के कमरे में पहुंचे तो जुमला हाजरीन के साथ बिलाल साहब भी मौजूद थे। तुम्हें क्या खुशबू पहुंच जाती है हर चीज की, जो उड़कर चले आते हो? रहमत ने आहिस्ता से उसे रगीदा। दादी के सामने तो किसी पोते को कुछ कहना अपनी शामत को दावत देना था। खुशबू नहीं, मैसेज। बिलाल ने धीमी आवाज में ही तस्दीक की। दही भल्ले बनाए हैं, आ जाओ। कबाब तले हैं, रख दूं यहीं या ऊपर भिजवा दूं? चाय कॉफ़ी गर्म है, पीनी है तो आ जाओ। बिलाल ने धीरे धीरे आमोफ्ता सुना दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत का आगाज आखिर किचन से हुआ है, फूड लवर। रहमत ने मेहमानान और मेज़बानान पर नज़र दौड़ाई। सब यकसा अंदाज में ही अशिया खुर्दोनोश पे हाथ साफ कर रहे थे। अम्मी ने दादी को भी एक प्याली में बगैर चटनी के दही भल्ले निकाल दिए थे, जिसे वो आराम आराम से खा रही थी। अच्छा हुआ,
इस लड़के का बेड़ा पार हो गया। अब खाने चाटने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। बड़ी अच्छी लड़की मिल गई इस बांगड़ू को। नसीब अच्छा है, बाप की तरह सारी उम्र बदजायका खाने तो नहीं खाने पड़ेंगे। दादी आज किसी और ही धुन में थी। पोती की तारीफ करते हुए पोते को रगीद रही थी और वो अपनी इज्जत अफजाई से बेनियाज बदस्तूर रहमत से अपने दुखड़े रो रहा था। दुनिया जहाँ की मंगेतरें ऐसे ऐसे रोमांटिक मैसेज भेजती हैं। एक आपकी बहन है, जो भी मैसेज आता है खाने से शुरू होकर खाने पे ख़त्म होता है। बेसन के पराठों से लेकर आलू के पराठों पे, लस्सी से लेकर मैंगो मिल्क शेक पे, बिरयानी से लेकर वाइट कढ़ाई पे। बिलाल खाता जा रहा था, दास्ताने गम नम आंखों से सुनाता जा रहा था। आंखें नम इसलिए हो रही थी कि चटनी की मिकदार कुछ ज्यादा ही डाल दी थी, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे। अच्छा, मेरी बहन की शिकायतें मुझसे कर रहे हो, और खुद तुम्हारा क्या हाल है? शुरू तारीख का चांद तुम्हें नारियल की फांक और तरबूज की काश नजर आता है। पूरा चांद देसी घी में तली पूरी कचौरी, सूरज देखकर गर्मा गर्म पिज्जा और सितारे देखकर पाइन एप्पल के कतरे याद आते हैं। बरसात में तुम्हें पकोड़ों और मीठे पोड़ों का होका उठता है। सर्दियों की तवील रातों में तुम्हें कश्मीरी चाय और पंजीरी की हिड़क उठती है। रहमत ने बोलना शुरू किया तो बस नहीं किया। ऐसे बंदे को प्यार भरे नहीं, खाने भरे मैसेज ही अच्छे लग सकते हैं। साबित कर दिया कि अपनी बहन की बहन ही हो तुम। बिलाल ने बड़े इत्मीनान से अंडों का हलवा प्याली में निकाला और रहमत उसे घूर कर ही रह गई। मेहमानों से ज्यादा मेजबान डिशों का सिफाया कर रहे थे। हमजा के हेल्थ एंड फिटनेस क्लब का इफ्तिताह हो गया था। काफ़ी लड़कों ने ज्वाइन किया था बशमूल बिलाल के, और लड़की फ़िलहाल एक ही थी। नेमत को बड़ी मुश्किल से बल्कि घेर घार कर रजामंद किया गया था। उसकी मोरल सपोर्ट के लिए रहमत भी उसके साथ होती थी। शुरू के 2 हफ्तों तक तो नेमत रात में हाय हाय करती रहती थी। कभी कहीं दर्द होता था, कभी कहीं। तीसरे हफ्ते में अब आहिस्ता आहिस्ता सेट होने लगी थी। बिलाल अलबत्ता थोड़ा भुना गया था। नेमत को डाइट प्लान दिया गया था। उसके हिसाब से अब चटपटी चीज़ों पे कम बल्कि सब्जियों और फलों पे ज़्यादा जोर था। लस्सी, किस्म किस्म के शरबतों और चाय कॉफ़ी के बजाय नींबू पानी और सब्ज़ चाय की ताकीद थी। पता नहीं किस अहमक ने मशवरा दिया था घर में जिम खोलने का। इसी झुंझलाहट के आलम में एक रोज़ रहमत के सामने फट पड़ा, और फिर रहमत ने जिन खतरनाक नज़रों से उसे घूरा था, उसने भाग जाने में ही आफियत जानी। फहमीदा चची कितनी देर से बेटी की खुशामदें कर रही थी, मगर वो टस से मस नहीं हो रही थी। हमजा के लिए कोई लड़की देखने जा रही थी। बेटी के अलावा किसे साथ लेकर जाती, मगर वो अपना टीवी ड्रामा छोड़ने पर आमादा नहीं थी। उल्टा उन्हें मशवरा दे रही थी, तस्वीर मंगवा लें पहले, पसंद आ जाए तो चली जाइएगा। खाली खुली तस्वीर से क्या पता चलेगा, वो झुंझलाई। जरा सी देर की मुलाकात से भी कुछ पता नहीं चलेगा। इधर उधर जाने को रहने दें, अपने आसपास ही देख लें, आपके मतलब की लड़की मिल जाएगी। हमजा जो बहुत देर से अम्मा और बहन की तकरार सुन रहा था, मुदाखलत कर ही बैठा। वो खुद तो बोल बाल कर चलता बना, पीछे फहमीदा खातून सारी उम्र ज़्यादा जोर ना डालने वाले दिमाग पे आज बहुत जोर दे रही थी कि अपने बेटे के लिए आसपास किसे देखें। अड़ोस पड़ोस में तो कोई लड़की बची नहीं। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। हवा सर्द थी, मगर इतनी भी ना थी। तबीयत और मिजाज अच्छे हों तो ये हवा भी अच्छी लग रही थी। रहमत ने पानी की मोटर बंद करके पाइप लपेट कर रखा। पानी वक्त बे वक्त जिस वक्त भी आए एक नेमत ही है। बगैर मुंह बनाए वो खुशी खुशी भरती थी। सीढ़ियों से खट खट कोई उतर रहा था। जैसे ही वो नीचे उसके सामने आया, एन इसी वक्त गली से मूंगफली वाले की आवाज़ आई। उफ, अल्लाह मियाँ से कुछ और भी मांगती तो वो भी मिल जाता। रहमत ने इंतहाई मुसरत और जोश के आलम में हमजा को मुखातिब किया। हमजा, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से मूंगफली ला दो। भाई? हमजा की आंखों में टूटे हुए दिल की करचियों का अक्स था, और ये अक्स चीख चीख कर कह रहा था वही बात जो हमजा ने अपनी जुबान से कही। कोई भी अक्लमंद लड़की मुझ जैसे हैंडसम बंदे को भाई कहने का सोच कर ही बेहोश हो जाए। हैंडसम? रहमत ने उसे बगौर देखा, फिर इत्मीनान से बोली,
हो सकता है तुम हैंडसम हो, मगर मैं बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं हूँ। अब जाओ जल्दी से मूंगफली ला दो। पैसे दे देना, मैं तुम्हें दे दूंगी। हमजा मूंगफली लेने बाहर गया। वो पैसे लेने अंदर आई। चाबी और पैसे लेकर सेहन में गई तो वो मूंगफली लिए खड़ा था। कितने की हैं? आज मेरी तरफ से। खैरियत? दोस्तों की गैदरिंग है, नए साल की खुशी में। ओह, तब ही इतने तैयार हो। ताला लगा जाना बाहर। ये चाबी ले जाना। आधी रात को दरवाज़ा मत बजाना, वरना अब्बा तुम्हें बजा देंगे। रहमत ने उसे तंबीह की। जानता हूँ, ज़रा ये पकड़ो। उसने जैकेट की अंदरूनी जेब से एक सुर्ख गुलाब निकाल कर उसे दिया और ख़ुद अपनी जेब में न जाने क्या टटोल रहा था। बिलाखिर एक छोटी सी बोतल बरामद कर ही ली। दादी के लिए शहद लाया था, असली है, उन्हें खिला देना। और ये, रहमत ने फूल की तरफ इशारा किया, ये एक ख़ास हस्ती के लिए है। हमजा ने उसकी दी हुई चाबी जेब में डाली, मफलर ठीक किया, गेट खोलकर दोबारा बंद किया ताला लगाने के लिए और बाहर निकलने लगा। हेलो, रहमत ने उसे आवाज़ दी। ये तो ले जाओ, यहीं छोड़े जा रहे हो। उसने सुर्ख गुलाब हमजा की तरफ बढ़ाया। हमजा उसके करीब आया और थोड़ा और करीब। छोड़कर नहीं जा रहा, देकर जा रहा हूँ। रहमत ने इससे पहले उसे इतना करीब से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसकी तो जान ही निकल गई। औसान बहाल हुए तो गेट बंद था। वो जा चुका था और उसके एक हाथ में मूंगफली, दूसरे में सुर्ख गुलाब था जिसमें छोटा सा कार्ड भी लगा था। उसने कार्ड पढ़ा। तुम्हें नया साल मुबारक हो और मुझे नई मोहब्बत। हाय, उसकी आंखें हैरान हुईं और लब मुस्कुरा उठे। अभी ठीक से दिल धड़कने भी न पाया था कि उसका जुमला याद आ गया। नई मोहब्बत? तो क्या कोई पुरानी भी थी? उसका दिल यकदम डूबा था। फिर दिमाग में एक झमाका सा हुआ। पहली मोहब्बत तो उसे हासिल हो गई थी। बॉडी बिल्डिंग और जिम का ख्वाब जो उसका जुनून था अब मुजस्सम हो गया।